अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक का मामला अब भी सियासी मंजरनामे पर बहस और इल्जामात की वजह बना हुआ है। ऑपोजिशन इस ऑडियो लीक को हुकूमत के खिलाफ, जबकि हुकूमत इस ऑडियो लीक को ऑपोजिशन के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो लीक पर कल हमने अपने प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बताया कि जियो के आर्काइव ने साबिक चीफ जस्टिस की कम से कम 95 तकारीर का तफसीली जायजा लिया और हमने बताया कि जिन जुमलों को मरियम नवाज क्रक्स ऑफ द मैटर यानी कि मायने खेज करार दिया था, उन जुमलों में जो अहम अल्फाज थे वो साकिब निसार ने अपनी माजी की तकरीरों में इस्तेमाल किए हैं। कल हमने अपने प्रोग्राम में बताया साबिक चीफ जस्टिस ने मियां साहब, खान साहब, बेटी, जजमेंट, सजा देनी है जैसे अल्फाज कब, कहां और किस तनाजुर में इस्तेमाल किए। देखिए कल हमने अपने प्रोग्राम में क्या बताया। लफ्ज था मियां साहब। साकिब निसार ने यह लफ्ज किस तकरीर में बोला, देखिए। मियां साहब को सजा देनी है। मियां साहब को क्रिकेट से बहुत शौक था। इसी तरह लीक्ड ऑडियो में सजा और देनी के अल्फाज भी इस्तेमाल हुए। ये अल्फाज साकिब निसार ने किस किस मौके पर बोले, देखिए। सजा देनी है। जो भी सजा तजवीज़ की बहुत तवज्जो देनी है। जो भी सजा तजवीज़ की बहुत तवज्जो देनी है। लीक होने वाली ऑडियो में एक और लफ्ज खान साहब भी आया। साकिब निसार की तकरीर में ये लफ्ज कहां इस्तेमाल हुआ, ये भी देखिए। खान साहब को बुलाना है। खान साहब ने बड़े प्यार से कहा। खान साहब ने बड़े प्यार से कहा। इसी तरह साकिब निसार की मुबैना लीक ऑडियो में एक लफ्ज बेटी इस्तेमाल हुआ। अब सुनिए कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने लफ्ज बेटी किस तकरीर में और किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया है। करना पड़ेगा बेटी को भी नहीं। हमारे एक जज साहब की बेटी का कोई एक्सीडेंट हो गया। इसी तरह मुबैना लीक ऑडियो में जजमेंट का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। अब साकिब निसार की तकरीर में जजमेंट का लफ्ज कहां और कैसे आया, ये भी देखिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट इदारे में थे। मेरे पास ये जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आज मौजूद है। इस जजमेंट में लफ्ज ब लफ्ज हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया था। आपने सुना मुबैना ऑडियो लीक के जिन जुमलों को मायने खेज करार दिया जा रहा था, इन जुमलों के अहम अल्फाज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार माजी की मुख्तलिफ तकारीर में इस्तेमाल कर चुके हैं। जिसके बाद सवाल यह है कि क्या साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो लीक इन लफ्जों को जोड़कर बनाई गई है या ये ऑडियो लीक हकीकत पर मबनी है। वफाकी वजीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी ने आज इस पर ऑपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो एक सियासी जमात को मशवरा देंगे कि वो सियासत छोड़कर बनाना शुरू कर दें। अभी आपने पिछले हफ्ते ही देखा कि किस तरीके से जाली ऑडियो वीडियोस डिसमिनेट की गई केसेस को अपने हक में करने के लिए। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन जो हैं वो फैलाई गई कि किस तरीके से ये चीज़ हो जाए। और एक सियासी जमात तो मैं समझता हूँ कि चूँकि गैर सियासी तकरीब है, तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ उनको कि वो सियासत से ज़्यादा वो अपनी फिल्में बनाना शुरू कर लें, ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, जितना आजकल माशाल्लाह वो फिल्मों के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। इसी तरह वफाकी वजीर असद उमर ने भी अपने ट्वीट में लिखा कि जब से पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में ऑपोजिशन को शिकस्त हुई, नून लीग और इनके सहूलतकारों की परेशानी वाज़ेह है। फौज की लीडरशिप और आला अदलिया पर इनके पर्दे के सामने और पसे पर्दा हमलों में शिद्दत और परेशानी दोनों नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का एक एक लफ्ज हकायक और पिछले चंद साल में होने वाले वाकयात से मुताबिकत रखता है और यही वाकयात को अनमिट सबूत हैं जिनसे साकिब निसार इनकार कर सकते हैं, ना ही छुप सकते हैं और ना ही दुनिया की कोई अदालत इनको झुठला सकती है। हिसाब और जवाब तो देना पड़ेगा। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो लीक पर सवालात उठ रहे हैं। ऑपोजिशन इस ऑडियो की तहकीकात करने का मुतालबा कर रही है, जबकि हुकूमत को यकीन है कि यह ऑडियो लीक जाली है, इसलिए इसकी तहकीकात की जरूरत नहीं है। मगर सवाल यह है कि अगर हुकूमत को ऑडियो लीक के जाली होने का पूरा यकीन है और हुकूमत को लगता है कि नून लीग इदारों पर हमला कर रही है, तो फिर हुकूमत इसकी तहकीकात का ऐलान करके ऑपोजिशन को एक्सपोज क्यों नहीं कर देती। क्योंकि अगर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है तो घबराने की बात हुकूमत के लिए नहीं है, बल्कि घबराने की बात ऑपोजिशन के लिए होनी चाहिए। इस हवाले से हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फवाद साहब, आज भी आपने कहा कि जाली वीडियोज़ और ऑडियोज़ नून लीग की तरफ से बनाई जा रही हैं, साथ में आप ये भी कहते हैं कि ये
इदारों पर हमला कर रहे हैं, जजेस पर हमला कर रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि ऑपोजिशन कहती है कि इस ऑडियो की आप तहकीकात करवा लें, लेकिन हुकूमत इस ऑडियो की तहकीकात करवाने के लिए तैयार नहीं है? क्या वजह है इसकी? देखिए शहजाद, इसकी दो वजूहात है। एक वजह तो ये है कि जब एक अपील पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस के सामने, तो ये जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के जजेस के पास है कि वो इसके ऊपर क्या लाएअमल इख्तियार करते हैं। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं है, जुडिशियल डिसीजन है। और दूसरी इसकी वजह यह है कि इसका जो बुनियादी मकसद क्या है, ये क्यों ऑडियोज और लीक्स इस वक्त क्यों आती हैं जब केस शुरू होता है। बुनियादी वजह यह है कि ये मेरिट्स के ऊपर केस के ऊपर बात ना हो, डिसीजन ना हो, और सारी दुनिया मीडिया समेत इस तरफ लग जाए लीक्स की तरफ। ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये इस तरह की लीक्स की जाती हैं। क्योंकि देखिए ना, सवाल तो बड़ा सीधा है। पैनामा पेपर्स आया, उसमें 4 इनकी प्रॉपर्टीज आई, इन्होंने कहा हमारी नहीं है, वो साबित हो गया इनकी है। अब जब आप इनसे पूछते हैं कि सोर्स क्या है, ये कहते हैं लीक आ गई। ये आप इनसे पूछते हैं आप रसीदें दें, ये कहते हैं नहीं जज ने कहा था। सो सवाल जो असल है उससे हट जाए लोग और दूसरे सवालों की तरफ चले जाएं। सो इसलिए इस पर ही फोकस होना चाहिए, मेरिट्स पर डिसाइड हो। और अगर मरियम नवाज और ये जो नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि ये जो ऑडियो आई हैं इससे उनके केस पे असर हो सकता है, तो ये अपने केस को, रिकॉर्ड को हाई कोर्ट के बेंच के सामने पेश करें। वो हाई कोर्ट का जांच बेंच जो है उसको वैल्यूएट कर लेंगे। एक तो जो मरियम नवाज साहबा का केस है वो तो ऑब्वियसली केस वो मेरिट पे लड़ेंगी। वो कह रही है कि जब मैं सही समझूंगी कि इसको बतौर एविडेंस देना अदालत में मैं वो दे दूंगी। लेकिन अगर आप इतने कॉन्फिडेंट है कि एक तसलसल के साथ साथ नून लीग की एक कोशिश है कि नजर हटाई जाए केस से, केस के मेरिट पे बात ना हो, और इसीलिए वो अटैक करते हैं जजेस को या साबिक जजेस को, तो फिर तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता कि हुकूमत जो है वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करे या जुडिशल कमीशन बना दे, ताकि पता चल जाए कि जो वो इल्जामात लगा रहे हैं वो गलत है। आप समझते हैं कि वीडियो ऑडियो जाली है, वो एक्सपोज हो जाएंगे इसमें? नहीं, ये तो मैंने अभी आपको जवाब दिया ना, ये हमारा नहीं, ये तो जो बेंच है। अगर मरियम नवाज समझती हैं कि इससे उनको को मदद मिल सकती है तो वो अपने बेंच में ये वीडियोस देगी और बेंच ये फैसला करेगा। हुकूमत एग्जीक्यूटिव तो नहीं ना जुडिशरी फैसले करेगी कि ये जुडिशरी को हम बताते फिरे कि ये एविडेंस इसकी ये है वो है। ये तो जुडिशरी हमें गाइडलाइन जो देगी उसके मुताबिक आगे जाना है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये रेलिवेंट भी नहीं है, इसलिए कि ये जो पैनामा पेपर्स है, और चूंकि आपका ये फायदा है कि आपने शुरू से उसको फॉलो किया है, आपको मालूम है कि 3 चीफ जस्टिस को 16 के करीब जजेस और फिर ट्रायल कोर्ट, एक कितने ज्यादा जजेस ने और मराहिल के ऊपर वो डील हुआ है कि एक जज की टेप आना ना आना वैसे ही इररिलेवेंट है। सो कौम मेरिट के ऊपर जवाब चाहती है। आपने बिलियंस ऑफ रुपीस की प्रॉपर्टीज खरीदी, उनके सोर्स ऑफ मनी क्या था? ये आप और हम और पाकिस्तान के अवाम ये सवाल पूछते हैं, उसका जवाब नहीं वो दे रहे। नहीं, लेकिन साकिब निसार साहब की अगर ये ऑडियो जाली नहीं है, असली है अगर ऑडियो, तो फिर ये इररिलेवेंट तो नहीं है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और उन पे जो इल्जामात लग रहे हैं वो बड़े संगीन नौयत के हैं ना, तो वो इररिलेवेंट तो नहीं हो जाएगा चाहे वो एक जज की बात क्यों ना हो? नहीं, देखिए ना, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे लेकिन उन्होंने तो सजा नहीं ना सुनाई। सजा तो जो है वो ट्रायल कोर्ट में केस चला है और वो एक, और उस वक्त वो चीफ जस्टिस रहे, उससे पहले और चीफ जस्टिस थे जिन्होंने पैनामा केस सुना। उसके बाद जो GIT थी उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं था। सो अगर ये सही भी है तो इसकी एवेल्युएशन करना उस बेंच का काम है जो मरियम नवाज का केस सुन रहा है। ये आपका मेरा हुकूमत का काम नहीं है, ये उस बेंच का काम है जो ये केस मेरिट्स पे सुन रहा है। अच्छा, इस पे एक तो जो अगर आप तौहीन अदालत के हवाले से बात करें तो जो सिटिंग जज का मामला था वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद टेकअप कर लिया। अब यहाँ पे जो तौहीन का मामला था, चाहे वो साकिब मरियम नवाज के हवाले से हो या शाहिद खकान अब्बासी के हवाले से हो, उस पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल कह दिया कि ये मामला साबिक जज पे अप्लाई नहीं होता कि उनकी कोई कंटेम्प्ट हुई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है नहीं हुई, वो रिटायर्ड होने के बाद एक जज है। और जो केस का मामला है, केस में तो मरियम नवाज अगर चाहेंगी तो वो बतौर अपील को पेश करेंगी ना, लेकिन अगर आप कहते हैं कि इदारों पे हमला हो रहा है, फिर वो कौन डिटरमिन करेगा, वो फैसला कौन करेगा, या फिर आप कह रहे हैं कि इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा? नहीं, ये तो देखिए, ये तो एक प्रॉब्लम है। फेक न्यूज इज अ ह्यूज इशू, उससे हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कॉम्बैट कर रहे हैं, और एक्चुअली ये दुनिया लड़ाई लड़ रही है। अमेरिका में भी ये प्रॉब्लम है, यूरोपीय यूनियन नए लॉज लेके आया है, हम नए लॉज लाने की यहाँ पे कोशिश और सही कर रहे हैं, और अब हम मीडिया तंजीमों के साथ मिलके इस सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं। सो फेक न्यूज़ और इस तरह की ऑडियो वीडियोस, एडिटेड वीडियोस लाना
ये तो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, और मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, यूरोपीय यूनियन के लोगों से कह चुका हूँ कि हमें इसको यूएन लेवल के ऊपर इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए ताकि फेक न्यूज़ जो है वो इस तरह से ना फैलाई जा सके। आज मरीम नवाज ने भी अपने ट्वीट में ये कहा है कि जो एक एक लफ्ज़ उनका सामने आ रहा है वो पिछले दिनों होने वाले जो भी वाक़यात थे उससे मुताबिक रखता है, और ये हिसाब होगा, जवाब देना पड़ेगा। और जो आप कह रहे हैं कि पूरा एक मरहल से गुजरा ये पनामा का प्रोसेस, तो उस पर भी उन्होंने कई सवालात उठाए हैं। उन्होंने बताया कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई मॉनिटरिंग जज लगाया जाए, व्हाट्सएप के जरिए जीआईटी बनाई गई, तो बहुत सारे ऐसे लूप होल्स कह लें जो है इस केस में जिस पे वो पहले ही बात कर चुकी हैं। साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इट्स इररिलेवेंट। फ्रैंकली वीडियो क्या है क्या नहीं है, उसका क्या रेलिवेंस क्या है। मैं और आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं, आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी या बिलियंस ऑफ रुपीस की प्रॉपर्टीज ली, पैसे आपके पास कहाँ से आए? ये बुनियादी सवाल का जवाब आप आज दे दें, कल दे दें, परसों दे दें। और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो नैब ऑर्डिनेंस के तहत आपको करप्शन की सजा होनी है और आपने केस भुगतना है। अब ये आप देखिए कि मजाक तो ये बना हुआ है कि नवाज शरीफ उन अपार्टमेंट्स के में रह रहे हैं, उन अपार्टमेंट्स से निकलते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और पूरी कौम यहाँ पे लगी हुई है कि नहीं ये अपार्टमेंट्स उनके हैं या नहीं है। आई मीन ये तो मजाक है जो पाकिस्तान में हो रहा है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो टेपे आना या करना, वो तो मैंने जिस तरह सुबह भी कहा कि कैप्टन सफदर और मरियम नवाज को तो मेरा मशवरा है कि वो इतने अच्छे अब एडिटर हो गए हैं, इतनी अच्छी फिल्में बना लेते हैं, तो वो अपना यही काम शुरू कर लें। अब ये काम, बाकी काम धंधा छोड़ के, जो सियासत उनके बस की बात नहीं। जिन जवाबात का बार बार जिक्र करें वो तो उनको अदालत में देने पड़ेंगे ना। सेंटेंस ऑफ सस्पेंशन जो किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो बरकरार रहेगा या उनकी सजा उसी वक्त खत्म होगी जब वो वहां पे साबित करेंगी। लेकिन एक और मामला है ना, जैसे अफवाज साहब जब पंडोरा पेपर्स आए अभी रिसेंटली, फौरन आपकी हुकूमत ने कहा कि हम तहकीकात करेंगे। अभी मरियम नवाज ने एक जो लीक्ड ऑडियो थी कहा कि तस्लीम किया कि ये मेरी ऑडियो है, तो उस पर भी आप लोगों ने कहा कि फौरन हम कमीशन बना देंगे, तहकीकात करेंगे। तो फिर ये सवाल पैदा हो रहा है कि जब आप इस पे इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये भी जाली है, आप एक्सपोज कर सकते हैं, फिर वहां पे क्यों नहीं बनाते? ये सवाल उठ रहा है ना फिर। जी फर्क है ना, देखिए वो जो केसेस हैं वो अदालत में नहीं है। जब अदालत में केस होता है तो एग्जेक्टिव की जो जुरिस्डिक्शन है, जो उसको इख्तियार है, वो शिफ्ट हो जाते हैं जुडिशल इख्तियार को। सो ये जुडिशरी का जब केसेस अगर पेंडिंग नहीं होंगे और या हमें कोई एप्लीकेशन देता और जुडिशरी में केसेस पेंडिंग नहीं होते, फिर मामला मुख्तलिफ था। लेकिन अब चूंकि जुडिशरी में ये अपील चल रही है, इट्स फॉर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट टू डिसाइड। हमें वो जैसे हुक्म करेंगे हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। फौज साहब एक और मामला है, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, नस्ला टावर का इशू। कल जब वहाँ पे बिल्डर्स एहतजाज कर रहे थे, उन पर भी लाठीचार्ज हुआ। आज उन्होंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब वो कह रहे हैं कि हम अपील करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से कि देखें इस मामले को कैसे सेटल करना है, क्योंकि हम एनओसीज ले लेते हैं 17 इदारों से जाकर और बाद में पता चलता है कि ऑर्डर आ जाता है कि हमारी बिल्डिंग को मस्मार किया जाए या बिल्डिंग गिरा दिया जाए। ऐसे तो वो कह रहे हैं कि कारोबार नहीं कर सकेगा। और कंस्ट्रक्शन का वो शोबा है जिसपे वज़ीर आज़म ने बड़ी मेहनत करके पॉलिसी बनवाई, कानून पास हुए, इंप्लीमेंट किया ताकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फ़रोग दिया जा सके, इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। तो मेन काम तो जो कराची में होता है वो तो ठप पड़ जाएगा अगर ये मामला रहेंगे। वज़ीर आज़म क्या इस पे सोच रहे हैं, क्या कर सकते हैं? लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सच्ची बात यह है कि पूरे फैक्ट्स मुझे नहीं मालूम कि इसमें कैसे हुआ, इलीगल हुआ। लेकिन यहाँ तक मैं बिल्कुल इस पे एग्री हूँ कि एक दफ़ा जब एनओसी इशू हो गया उसके बाद आपको उसकी जो बिल्कुल प्राइमरी पे जाने का बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जब आपने एनओसी दे दिया, लोगों ने वहाँ पे ख़रीदारी कर ली, वहाँ पे चीज़ें शुरू हो गई, बड़ा मुश्किल है। फिर आपको वो जो जिम्मेदारान जिन्होंने एनओसी दिया है उनके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं। जो फ्यूचर बायर है उनके ऊपर करना तो काफ़ी मेरी नज़र में मुश्किल हो जाता है। बट देन अगेन आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट, क्योंकि मुझे इसकी जो फैक्ट्स हैं उनकी डिटेल का पता नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि असूली तौर पे अगर कोई इमारत बन जाए, लोग खरीद दें, वहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर लें, तो इसके बाद रेगुलराइज करें, जुर्माना लगाएं, लेकिन बिल्डिंग गिराना जो है वो आपके ख्याल में सोल्यूशन है? मेरा ये ख्याल है कि एक देखिए ना, मैं हूँ, आप हैं, हम एक एनओसी देख के हम कोई चीज़ ले लेते हैं, हमें लॉ कहता है कि ये एनओसी मिला हुआ है, तो मैं अब उससे पीछे तो नहीं जा सकता। जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज ने दे दिया तो दे दिया। अब उसमें अगर वो अथॉरिटीज ने अगर गलत एनओसी दिया है तो दिस इज देन बिटवीन देम और उनके, मैं और आप तो इसके ऊपर जो है वो सजा अगर हमें मिले तो थोड़ा अजीब भी लगेगा। बट अगेन आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट मोर। क्या क्योंकि आप तर्जुमान भी है, वजीर आजम से अपील कर रहे हैं, क्या वजीर आजम देखेंगे इस मामले को कैसे सेटल किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है इस पूरे इशू पर?
मैं अटॉर्नी जनरल साहब से पूछ लूंगा कि उसके ऊपर उनकी क्या ओपिनियन है, फिर आपको आई विल गेट बैक। सही। फवाद साहब, एक और मामला, क्योंकि आपने भी इस पर कल बात की कि सिंध हुकूमत इस वक्त जो है वो जिम्मेदार है, चीज़ें जो महंगी हो रही हैं, SPI इंडेक्स में वेटेज कराची का बहुत ज़्यादा है। आपने कहा होर्डिंग कर रहे हैं, चीनी वक्त पे रिलीज़ नहीं करते, गंदम वक्त पे रिलीज़ नहीं करते, खाद की होर्डिंग कर रहे हैं। तो इस पर सईद गनी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने क्या कहा ये सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दीजिएगा। गंदम हमारे पास है कोई नहीं, हमारे पास उतनी गंदम होती है जितनी सिंध के लोगों को जरूरत होती है। पंजाब की गंदम में हमारा क्या कंट्रोल है? आपको पता है कि पंजाब मुल्क की जो गंदम पैदा होती है पूरे मुल्क में उसका 70% से ज़्यादा पंजाब पैदा करता है। कहा जाता है कि गंदम की जो क्राइसिस है उसकी आप जिम्मेदार है, इसलिए कि आपने बर्बाद गंदम रिलीज नहीं की। भाई आपका वजीर कौमी असम्बली में खड़े होकर ये कहे कि 66 लाख टन गंदम कहाँ चली गई हमें नहीं पता, तो मेरे भाई कोई हरीराम खा गया था क्या, मुराद अली शाह खा गया था क्या? अचानक से गायब नहीं हुई है। ये जुगादरियों की जो हुकूमत है, बैनुल अक़वामी जुगादरियों की हुकूमत है। इस हुकूमत के अंदर ऐसे ऐसे माहिर बैठे हैं कि ऐसा ऐसे चूना लगाते हैं पाकिस्तान की आवाम को कि हमें पता भी नहीं चलता और अरबों रुपये हमारी जेबों से निकल जाता है। और वो सारे ATMs हैं, इमरान खान के ATMs हैं। जी फवाद चौधरी साहब, वो उल्टा ये कह रहे हैं कि चूना पाकिस्तान की आवाम को आपने लगाया, आपके ATMs ने फ़ायदा उठाया, और वो ATMs जो हैं वज़ीर आज़म का किचन चलाते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन करते हैं। देखिए ये तो ऐसे खैर वो चूँकि पॉलिटिकल वो कह लें कि अपना चूरन बेचना होता है तो उन्होंने इस तरह की बातें कर दी। लेकिन जो दो बातें जो इम्पोर्टेंट हैं, एक तो ठीक बात है पंजाब जो है वो तकरीबन 66% से ज़्यादा गंदम जो है वो मुल्क में पैदा करता है और यही अनाज का घर है। लेकिन इसके साथ साथ जो 20-25% जो गंदम है उसको ख़रीदना सिंध हुकूमत का काम है। और सिंध हुकूमत ने जो गलत किया वो ये किया कि जब हम उन्हें कहते हैं कि आप रिलीज़ कर दें, वो गंदम होल्ड कर लेते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि अभी आज भी आप फिगर्स उठा के देखें तो अगर पंजाब में 20 किलो का जो आटा है और कराची में जो आटा है उसमें 300-400 रुपये का फ़र्क आ जाता है। 380 रुपये का फ़र्क चल रहा था पिछले दिनों। इसी तरीके से जो चीनी है वो पूरे पंजाब में इस वक्त 85 रुपये के ऊपर आ गई है, वहाँ पे अभी भी 105-106 के ऊपर चली जाती है। और उस वक्त इन्होंने क्रशिंग सीजन जो था उसको डिले कर दिया। सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव, और अभी फिर यूरिया जो है वो सिंध हुकूमत ने कल खुसरो बख्तियार साहब ने पूरी डिटेल बताई कि किस तरह से उन्होंने वहाँ पे होर्डिंग हो गई है। सिंध हुकूमत जी बखीरा अंदोजी के खिलाफ इकदामात ना करके सिंध हुकूमत खसूसन कराची के शहरियों को और शहरी अर्बन जो सिंध है उसको एक अजाब में मुब्तला करती है। और लगता यूँ है कि चूंकि अर्बन सिंध से उनको वोट नहीं मिलता, लिहाजा वो एक खास पॉलिसी के तहत वहाँ पर इन इक़दामात को सीरियस नहीं लेते, जिसकी वजह से जिस तरह आपने खुद अभी शुरू में बताया कि 40% जो SPI है वो कराची के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब डाटा रिलीज होता है तो पूरे मुल्क का डाटा ऊपर नजर आना शुरू हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी मौजूद थे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची में नस्ता टावर के मुतासरीन सरकारी अफसरान की करप्शन और सियासी हुकूमतों की मिली भगत का बोझ उठाए दर बदर फिर रहे, मगर उन्हें इंसाफ देने वाला कोई नहीं, उनके नुकसानात का अजाला करने वाला कोई नहीं है। नस्ता टावर के रिहायशों को दिलासे दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ तबकों की जानिब से उनके लिए आवाज उठाई जा रही है, मगर उन्हें मुआवजा मिलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आज भी नस्ता टावर को गिराने के खिलाफ बिल्डर्स और डेवलपर्स की तंजीम आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी, रहनुमा MQM सेनेटर फैसल सब्जवारी, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के सबरा मौलाना बशीर फारूकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोहसिन शेखानी ने सदर पाकिस्तान, वजीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ और बिलाल भुट्टो जरदारी से मसाइल हल करने की अपील की और मुतालबा किया है कि ऐसा इदारा कायम किया जाए जिससे एक बार NOC मिलने के बाद कोई और तंग ना करे। फैसल सब्जवारी ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि सिंध हुकूमत के हुक्म के बगैर मुतासरीन पर लाठियां बरसाई गई हों। अदलिया से अपील है कि हमारी इस्तदा को तौहीन अदालत ना समझा जाए। मौलाना बशीर फारूक ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि नस्ला टावर को गिराने के हुक्म पर नजर सानी की जाए और इस फरियाद को तौहीन ना समझा जाए। नस्ला टावर को गिराने के खिलाफ आज भी सियासी जमातों, ताजिर बिरादरी ने आवाज उठाई, मगर अदालती अहकामात पर नस्ला टावर को गिराने के अमल में तेजी आ चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को 1 हफ्ते के अंदर नस्ला टावर को गिराने का तहरीरी हुक्म दे दिया है। कल जब इस अमल के खिलाफ मुतासरीन और बिल्डर्स ने नस्ला टावर के बाहर एहतजाज किया तो उन पर लाठियां और आंसू गैस की शेल्स बरसाए गए। कल मुजाहरे पर तशद्दुद करने का हुक्म किसने दिया था? मुतासरीन को मुआवजा कौन दिलवाएगा?
ताजे बरादरी के मुतालबात कौन पूरे करेगा, इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी। सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सईद गनी साहब, सबसे पहले जो नस्ला टावर का इशू है उसमें जो डेवलपर्स, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, उनका शिकवा सबसे बड़ा ये है कि हम कल पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, हम अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, वहाँ पर आंसू गैस चली और वहाँ पे लोगों को जख्मी किया गया। वो कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी ये करने की और क्यों ये उनके साथ किया गया जबकि वो एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात की वजाहत कर दूं कि जो कुछ कल हुआ जो प्रोटेस्टर्स थे उसके साथ, उसमें हुकूमत की ऐसी कोई डायरेक्शन शामिल नहीं थी। और जब कल मैं सिंध असेंबली से बाहर निकला और मुझसे सवाल पूछा गया तो मैंने उसकी मजम्मत भी की और मैंने ये भी कहा कि हम इसकी जरूर तहकीकात भी कराएंगे कि ये क्यों वाक़या हुआ। लेकिन अब बैकग्राउंड आपके इल्म में है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कराची में ही थे कल भी, उन्होंने जब सुबह हेयरिंग की, मैं भी वहाँ मौजूद था, मुझे भी बुलाया गया था, तो वहाँ उन्होंने कमिश्नर से रिपोर्ट ली, उन्होंने रिपोर्ट बताई और जब ये बताया गया कि इतने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस साहब ने ये हुक्म दिया कि जी आप लोगों की तादाद बढ़ाइए और उस काम को तेज करें और ये जल्दी करके दें। तो जाहिर है कमिश्नर ने शायद इस ऑर्डर के बाद वहाँ कुछ काम तेज करने की कोशिश की होगी जहाँ पर कुछ सिचुएशन डेवलप होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरी राय में जो लोग वहाँ रहते हैं, जिनके घर उनसे छीने जा रहे हैं, उनके साथ जाती है और उनको कम से कम ये जरूर होना चाहिए कि वो पुरअमन अपना एहतजाज कर सके। और जो कल कुछ हुआ था वो बिल्कुल काबिल अफसोस है और इसमें हम कोशिश करेंगे अगर किसी पुलिस ऑफिसर की कोई गलत इन्वॉल्वमेंट है जिसने कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें। सही साहब, ये पहले भी आपका मौक़िफ़ रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान रिहायशियों का हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन कल जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, शेलिंग की, वो किसके अहकामात पर की? आज सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने बात की है, PTI के रहनुमा ने बात की है, सब यही कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता कि वजीर दाखिला जो कि वजीर आला सिंध भी हैं, उनके अहकामात के बगैर ये सब कुछ हुआ हो। लेकिन पहले तो जो PTI और MQM है, मैं तो समझता हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहते हैं। नस्ला टावर पे जाके हमदर्दी करते हैं, असेंबली में जब कहा आती है कि रेगुलराइजेशन करनी चाहिए इस किस्म की जो भी इमारत हैं उनकी, तो उसकी मुखालफत करते हैं। तो बहरहाल अब उनका हक है, वो जो मर्जी करें, लेकिन मैं इस बात का गवाह हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब को इस वाक़े के मुतालिक इल्म नहीं था और उनकी मर्जी या वो तो दूर की बात है, उनके नॉलेज में भी नहीं था। एक और मैं आपको चीज़ याद कराऊं कि कुछ अर्सा पहले जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे तो पाकिस्तान क्वार्टर्स पर भी एक इस तरह का वाक़या हुआ जिसमें कुछ खवातीन जख्मी भी हुई थी और वो कार्रवाई भी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर की थी और बाद में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ही उसको फिर रुकवाया भी था। तो वो वाक़या भी हमारी मर्जी और हमारी मालूमात। तो आपके ख्याल में कल का वाक़या भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुआ है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा था कि लाठियां चलाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर तो जरूर था जो मेरे सामने था कि कमिश्नर को कहा था कि जो डेमोलिशन का काम है उसको तेज करें और जितने मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं उसकी तादाद में इजाफा। देखिए ना सही साहब, इस मुल्क में बल्कि कराची शहर में भी मजहबी जमातें एहतजाज करती हैं, सड़कें बंद करती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, वैसे सियासी पार्टीज करती हैं, उनके ऊपर ऐसे धावा नहीं बोला जाता। ये बिजनेस कम्युनिटी है, आकर वो अगर एक अपना एहतजाज करे तो होना तो ये नहीं चाहिए। बिल्कुल शहजाद जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये काबिल मजम्मत है और ये नहीं होना चाहिए था, ये ज्यादती हुई है और अगर इसमें किसी पुलिस अफसर की तरफ से ज्यादा कोई कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर की मर्जी के बगैर हुआ है तो फिर मेरा ख्याल है हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह आपके सामने आ गया। सही, उम्मीद करते हैं फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब जो बिल्डर्स का एतराज़ है और जो मुतालबा करें वो बड़ा सिंपल सा है, वो कहते हैं कि बता दें किस इदारे से हमें NOC लेना है और जब वो NOC ले ले तो उसके बाद कोई और इदारा जो है उसके खिलाफ कोई काम ना करे, यानी कि मस्मार करने के ऑर्डर ना आए, गिराने के ऑर्डर ना आए, हमें NOC चाहिए, हम अपने जो बायर्स हैं उनको वो NOC दिखाएंगे ताकि हमारा काम हो जाए। ये मुतालबा अब कहाँ जाए बिल्डर्स उस NOC? जायज़ बात है, लेकिन जो दुनिया भर में तरीक़ेकार है मुरवजा वो तो यही है कि हुकूमती इदारे होते हैं, वो इदारे अपना अपना काम करते हैं और जहाँ जहाँ से परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है उसकी वो जो भी ज़रूरियात होती है वो पूरी करते हैं, फिर NOC मिल जाता है, काम शुरू हो जाता है। अब जो मुतालबा वो कर रहे हैं उसका हल सिंध हुकूमत के पास तो नहीं है। हम ये कैसे ज़मानत दे सकते हैं कि जी कल कोई इदारा ऐसा फैसला करे या ना करे? ये तो मेरा ख्याल है कि किसी और से बात की जा रही है, वो फिर इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जायज़ बात है और ये अगर हुकूमती इदारे कोई परमिशन दें किसी कंस्ट्रक्शन की और पाकिस्तानी शहरी वहाँ पर जाके अपने पैसे लगाएं, अपना घर ले लें, दुकान ले लें और उसके 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई फैसला आ जाए, उसके नतीजे में वो टूट जाएँ, तो इससे लोगों का एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है आपके सरकारी इदारों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर और जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर।
ये बिल्कुल मुतालबा उनका जायज़ है, लेकिन सही साहब, अगर वो 17 एनओसी लेते हैं, वो तमाम महकमे सूबाए सिंध के हैं, अब वो आज कह रहे हैं कि वजीर आजम मदद करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारी मदद करें, सबसे वो अपील कर रहे हैं, लेकिन ये मामला तो सूबाई मामला है, इसको एड्रेस करने का इशू तो सिंध हुकूमत का ही है ना। देखिए, मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर कोई बिल्डिंग बन गई थी और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद बनी थी, तो उसका तोड़ने का ऑर्डर सिंध हुकूमत ने नहीं दिया है। हमारे इदारों ने जो एनओसी इशू किए हैं, हम तो उसके साथ खड़े हैं ना। लेकिन अगर अब ये मुतालबा आ रहा है कि जी हमें इस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि जी 5 साल बाद 10 साल बाद ऐसा फैसला नहीं आएगा, तो वो यकीन दहानी मैं तो नहीं करा सकता। फिर क्या किया जाए सही साहब? कराची में कंस्ट्रक्शन का काम अभी तो वो टेम्परेरी हड़ताल पर है, वो कह रहे हैं 300 मंसूबे अभी अप्रूवल के लिए मुंतजर हैं हमारे। तो फिर ये तो जहां से फैसले आ रहे हैं उनसे पूछे ना। तो आप ये भी कह चुके हैं कि जैसे दीगर मंसूबों को कराची में रेगुलराइज किया गया या इस्लामाबाद और लाहौर में किया गया, वैसे आप रेगुलराइज कर दें, ये एक तरीकेकार होगा। लेकिन सईद गनी साहब, ये तब होगा ना जब आप अदलिया को भी ये एतमाद देंगे कि अगर तो कोई एनओसी गलत तरीके से जारी कर रहा है तो उन सरकारी अफसरान के खिलाफ भी कोई एक्शन हो रहा है। अब ये नस्ला टावर की मिसाल ले लें, क्या सिंध हुकूमत ने कोशिश भी की है कि देखें वो कौन अफसरान थे जिन्होंने ये सारा काम किया, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया या नहीं लिया है? शहजाद, मैं जो बात कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से, वो एक नस्ला टावर नहीं है। कराची शहर में ऐसी हजारों बिल्डिंग्स होंगी जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी कानून की, रूल की, रेगुलेशन की जो है वायलेशन होगी। कराची समेत सूबा सिंध के अंदर कई आबादियां ऐसी हैं जो सरकारी जमीनों पर कब्जे करके आबादियां हो गई और 50-50 साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो ये कोई एक किसी इमारत का इशू नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जी जहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और फिर आपके लिए ये अगर इम्पॉसिबल हो कि आप सब लोगों को उठा सकें या बिल्डिंगों को गिरा सकें, तो रास्ता निकाला जाता है और हम उस रास्ते को निकालने के लिए तलाश बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हमें मतलब ये यकीन दहानी कहाँ से हम जाके लें कि जी आइंदा ये चीजें दोबारा। सही साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर इतनी सारी तजावुज़ात हो चुकी हैं तो उनको गिराया नहीं जा सकता क्योंकि शहरियों का नुकसान होगा। वो बात आपकी ठीक है कि रेगुलराइज करें, अब क्या करें, पेनलाइज करें, उनको पेनल्टी लगाएं, जुर्माना लगाएं। लेकिन साथ साथ आपको भी तो ये देखना है ना, बतौर हुकूमत एहतसाब करना है कि किसने गलती की, कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, कौन एनओसी जारी कर रहा है। उन अफसरान के खिलाफ कोई एक्शन तो लेना कम से कम, वरना तो ये होता रहेगा, सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, अब ये नस्ला का केस तो जरा मुख्तलिफ है ना। पहले तो हमें ये भी देखना चाहिए कि आपने कहा ना नस्ला के अलावा भी बहुत सारे इशूज हैं। मैं नहीं, वो तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जितनी इमारत बनती है ना उसमें कहीं ना कहीं कोई 1-आधा% उसमें कहीं ना कहीं वायलेशन हो जाती है। वो आप एग्जैक्ट बाय बुक उसमें चलते नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन अब अगर हम एक एक चीज को इतना पकड़ना शुरू कर देंगे तो ये काम चलेगा नहीं आगे। जो जिम्मेदार लोग हैं उसके खिलाफ तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की नीयतों पे हमें शुबा नहीं है। वो जो करना चाहते हैं कराची शहर में बेहतरी, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि जिन लोगों ने ये किया है, अब हो सकता है कि जी एज ए मिनिस्टर मैं उसमें कोई मुलविस हूँ तो मैं तो कार्रवाई नहीं करूंगा किसी के खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर ये निकाल लेता है, सही करने का कसूर है तो मुझे सजा देना। उस बिल्डिंग में रहने वाले जो 100-200 फैमिलीज हैं उनका कोई कसूर नहीं है। उनको अगर सजा देनी है तो उनका नंबर आखिर में आता है, पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें सजा। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो डायरेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट दे, सिंध हुकूमत खुद अपने तौर पे नहीं देखेगी कि इतनी सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन और क्यों हो रही है? मेरी आप बात थोड़ा सा शायद समझ नहीं। देखिए, फैसला अदालत की तरफ से आ रहा है कि जी ये बिल्डिंग गिरा दें या आबादी उठा दें, हमने नहीं किया है। अगर किसी इदारे की तरफ से ऐसा हुक्म आ रहा है जिसको मानने के हम पाबंद हैं, तो वो इदारा तलाश कर ले ना। सारी चीजें तो उन्होंने मंगा ली है, फाइलें मंगा ली, अप्रूवल मंगा ली, किसने क्या किया सब पता है। तो भाई पहले वो ये कह दें कि जी इस आदमी को सजा देते हैं आप, उसके बाद आगे बढ़े, तो वो तो नहीं हो रहा ना। बिल्डर का बेचारा रिकवरी कर रहा है, उसका तो नुकसान ही हो गया, रिकवरी कर देगा, पैसे भर देगा। लेकिन वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो कंपनसेशन की बात है, वो उससे उनकी तलाफी नहीं हो सकती है। जितने पैसों में उन्होंने घर बुक करवाया था, आज उसकी कीमत कई गुना उससे ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सईद गनी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद एक और अहम इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद चौधरी वजीर इत्तलात ने इस हफ्ते ये खुशखबरी सुनाई थी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो $3 बिलियन देने हैं वो इस हफ्ते मिल जाएंगे। इसके अलावा पीर के रोज पाकिस्तान का IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो चुका है और अब IMF बोर्ड के अप्रूवल के बाद पाकिस्तान को जनवरी में $1 बिलियन मजीद मिल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि रुपए की कदर में मुसलसल कमी आ रही है, डॉलर महंगा होता जा रहा है। और जुमे के दिन एक और हैरानकुन बात सामने आई। वज़ीर खजाना शौकत तरीन साहब ने यह कहा दोबारा रिपीट किया इस बात को कि स्पेकुलेटर्स मार्केट में हैं, सट्टेबाज मौजूद हैं, जिनकी वजह से इस वक्त रुपया कम से कम डॉलर के मुकाबले में 10 रुपए ज्यादा महंगा है। डॉलर की जो कीमत है रुपए में वो तकरीबन 165 के आसपास होनी चाहिए। ये दोबारा शौकत तरीन साहब ने रिपीट किया।
हमारा रुपया जो है 166, 167, 165 के करीब होना चाहिए, लेकिन वो 176 पे अगर इंटरबैंक में आ रहा है तो इसका मतलब वो हमारा रुपया जो है वो तकरीबन 10 रुपये जो है वो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड क्यों है? वो इसलिए है कि हमारे स्पेकुलेटर उसको कर रहा है। मैं स्पेकुलेटर्स को सिर्फ इतना वार्न करना चाह रहा हूँ कि ये रुपया दूसरी साइड पे जाएगा, हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसको दूसरी साइड पे जाएगा, और जब जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। तो यो इस किस्म की स्पेकुलेशन में ना घुसे, बिकॉज ये उनके लिए ठीक नहीं होगा कि रुपया दोनों साइड पे मूव करेगा। अब ये हैरान कुन इसलिए है क्योंकि जब वजीर खजाना या मुशीर खजाना इस किस्म की बात करते हैं और वार्निंग देते हैं स्पेकुलेटर्स को कि रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, आपको भारी नुकसान होगा, तो आमतौर पे होता तो ये कि स्पेकुलेटर जो होता है, जो सट्टेबाज होता है, वो घबराहट का शिकार होता है और अगर कुछ होना है, कोई रिएक्शन उसका आना है, तो वो ये इस किस्म का होता है कि डॉलर गिरता है और रुपये को बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसका बिल्कुल उलट हुआ। इस तकरीर के बाद हमने देखा कि इंटरबैंक मार्केट में तकरीबन 1.5 रुपये का इजाफा और डॉलर में देखा गया। 176 पर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर चला गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 179.50 तक भी ट्रेड हो रहा था। तो उसका बिल्कुल उलट इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या मुशीर खजाना शौकत अलीम की बात को मार्केट इतना सीरियसली नहीं ले रही, या फिर मार्केट में स्पेकुलेटर्स नहीं है और इस वक्त रुपया अपने फंडामेंटल्स पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि मार्केट में लोगों को मालूम है कि आगे भी डॉलर की डिमांड होगी, पाकिस्तान को अदायगियां करनी है, इंपोर्ट बिल की अदायगी करनी है। करंट अकाउंट खसारा हमारा $5 बिलियन से ज्यादा का हो चुका है 4 महीने में, और इसके अलावा डेट पेमेंट्स भी करनी है। तो उसको देखते हुए शायद उनको ये अंदाजा है कि जो आउटलुक है वो इसी किस्म का है कि रुपया प्रेशर में नजर आ रहा है और डॉलर की डिमांड होगी। और 12 नवंबर से 19 नवंबर के जो आदादो शुमार भी आए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डॉलर रिजर्व्स के, वो ये बताते हैं कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 700 मिलियन बैंक के कम हुए, 700 मिलियन डॉलर स्टेट बैंक के कम हुए एक हफ्ते के अंदर, जो ये जाहिर करता है कि इस वक्त मार्केट में प्रेशर है, डॉलर की डिमांड है और इस वजह से रुपया अंडर प्रेशर है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।